सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रॉकी सीरीज के 7वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है क्रीड। ये कहानी है अपोलो क्रीड के बेटे की, जिसका नाम है एडोनिस क्रीड, और वो भी एक बेहतरीन फाइटर बनना चाहता है, क्योंकि उसके रगों में भी एक फाइटर का खून है जो कभी हेवीवेट चैंपियन हुआ करता था और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही थी। लेकिन अब दुनिया अपोलो क्रीड को भूल चुकी है और किसी को पता भी नहीं कि अपोलो क्रीड का एक बेटा भी था। लेकिन क्रीड भी अपने पिता की तरह एक बेहतरीन फाइटर बनना चाहता है, इसीलिए वो पहुंचता है रॉकी के पास कि रॉकी उसे एक बेहतर फाइटर बनाए और वो उसे ट्रेनिंग दे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लॉस एंजलिस का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक यूथ डिटेंशन सेंटर को देखते हैं और इसी डिटेंशन सेंटर में अभी एडोनिस क्रीड है, यानी कि अपोलो क्रीड का बेटा, जिसकी उम्र अभी महज 10 साल है और उसे कुछ बच्चे यहाँ पे मार रहे हैं। लेकिन क्रीड भी उनका जम के मुकाबला कर रहा है और अब देखते ही देखते क्रीड एक बच्चे को बहुत मारता है, क्योंकि वो बच्चा उसे हमेशा ही परेशान करता था। इसीलिए क्रीड को ले जाकर के अलग बंद कर दिया जाता है। तभी यहाँ पे एक औरत आती है क्रीड से मिलने के लिए, जिसका नाम है मैरी, और वो जैसे ही क्रीड से मिलती है कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तब क्रीड कहता है कि ऐसा क्यों और तुम कौन हो? तब वो बताती है कि वो अपोलो क्रीड की पत्नी है और उसके साथ साथ ये भी बताती है कि क्रीड उसी का बेटा है, क्योंकि एडोनिस को अभी तक ये बात पता नहीं थी कि वो अपोलो क्रीड का बेटा है, क्योंकि जब एडोनिस पेट में था तभी अपोलो क्रीड की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया। और मैरी ये सारी बातें क्रीड को बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की तरह मेरे घर पे चलो, क्योंकि तुम मेरे पति का खून हो। और क्रीड भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और हम देखते हैं कि अब क्रीड जवान हो चुका है और अभी वो तिजवाना में है और वो एक अमेच्योर बॉक्सिंग फाइट लड़ने के लिए आया हुआ है, इसीलिए वो अपने आप को तैयार करता है। और जब वो रिंग में लड़ता है तब हम देखते हैं कि क्रीड में भी बहुत ही ज्यादा जोश है, इसीलिए वो इस फाइट को जीत जाता है और वो अपने अपोजिशन को बहुत ही जल्दी ढेर कर देता है। और इस मैच के बाद क्रीड को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि क्रीड को अभी तक किसी ने लड़ना नहीं सिखाया है। ये सारी चीजें उसने अपने आप से सीखी है। लेकिन वहाँ से आने के बाद वो फिर से पहुंचता है अपने ऑफिस में और यहाँ पे वो रिजिग्नेशन लेटर लिखता है, क्योंकि अब वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है और वो फुल टाइम बॉक्सर बनना चाहता है। इसीलिए वो लेटर लेकर के जाता है अपनी बॉस के पास और उनसे कहता है कि वो रिजाइन करना चाहता है। तब उसके बॉस कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक अच्छे एम्प्लॉई हो और हम जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन करने वाले हैं। तब क्रीड कहता है कि बात प्रमोशन की नहीं है, मैं एक बॉक्सर बनना चाहता हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि मेरा भविष्य कहाँ पे है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और वो पूरे समय कोशिश करते रहता है कि वो अपनी माँ को ये बात बताए, यानी मैरी को, लेकिन वो बता नहीं पाता। फिर वो पहुंचता है पास के जिम में और इस जिम का मालिक है लिटिल ड्यूक, यानी टोनी का बेटा। टोनी वही आदमी है जो कभी अपोलो क्रीड को ट्रेन किया करता था, जिसने रॉकी को भी ट्रेन किया था। और क्रीड यहाँ पे लिटिल ड्यूक को कहता है कि वो उसे भी ट्रेन करे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। और क्रीड यहाँ पे समझ जाता है कि ड्यूक को शायद पता नहीं है कि क्रीड भी फाइट कर सकता है और उसे लगता है कि क्रीड बस ऐसे ही आ गया है। इसीलिए अब क्रीड जाता है रिंग में और वो यहाँ के एक आदमी को चैलेंज करता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते क्रीड उसे नॉकआउट कर देता है। और इस चीज से क्रीड और भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इसीलिए वो जिम के सारे लोगों को चैलेंज करने लगता है और कहता है कि जो भी मुझसे जीतेगा उसे मेरी गाड़ी मिलेगी, यानी कि फोर्ड मस्टैंग, और अगर मैं जीत गया तब ड्यूक मुझे ट्रेन करेगा। और वो ऐसे ही सबको चैलेंज करने लगता है। तभी यहाँ पे डैनी व्हीलर नाम का एक फाइटर आता है जो बहुत ही शानदार फाइटर है और वो क्रीड के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और व्हीलर बहुत ही खतरनाक फाइटर है और क्रीड को किसी ने भी लड़ना नहीं सिखाया है, इसीलिए व्हीलर अब क्रीड के साथ खेलने लगता है और वो उसे एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है और देखते ही देखते वो उसे नॉकआउट कर देता है। तब क्रीड को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए वो घर आता है और अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। लेकिन मैरी इस बात को सुनने के बाद परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी हश्र वही हो जो हश्र मेरे पति का हुआ, और मेरे में और हिम्मत नहीं है कि मैं एक और वैसा हादसा देख सकूं। लेकिन क्रीड कहता है कि मैं अपने आप को एक फाइटर के रूप में ही देखता हूँ, क्योंकि मैं भी अपोलो क्रीड का बेटा हूँ और मेरे अंदर भी उनका ही खून है। और मैरी कहती है कि मुझे पता है और तुम भी उसी की तरह जिद्दी हो, इसीलिए मैं कभी हाँ नहीं कहूंगी कि तुम एक फाइटर का भविष्य चुनो। लेकिन क्रीड इन बातों को नहीं मानता और वो निकल पड़ता है फिलाडेल्फिया के लिए, क्योंकि वो जानता है कि कहीं रॉकी उसकी मदद करे, क्योंकि कभी उसके पिता ने रॉकी की मदद की थी। और फिलाडेल्फिया आते ही क्रीड पहुंचता है रॉकी के रेस्टोरेंट में और वो यहाँ की सारी तस्वीरें देखने लगता है। तभी यहाँ पर रॉकी आता है और अब क्रीड यहाँ पे रॉकी को सारे मैचेस की कहानियां पूछता है और कुछ बातें वो भी बताता है। और इतने कहने के बाद क्रीड रॉकी से पूछता है कि आपके और अपोलो क्रीड में एक फाइट हुई थी, तीसरी फाइट, जिस फाइट को किसी ने नहीं देखा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस फाइट को किसने जीता था? तब इस बात को सुनने के बाद रॉकी कहता है कि तुम कौन हो? तब क्रीड कहता है कि आपको क्या लगता है? तब रॉकी कहता है कि अपोलो क्रीड का तो कोई बेटा नहीं था। तब क्रीड बताता है कि था, अपोलो क्रीड का एक औरत से अफेयर था और जब मैं पेट में था उसी वक्त उनकी मृत्यु हुई थी। और इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉकी कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तब क्रीड बताता है कि मैं भी एक बॉक्सर बनना चाहता हूँ अपने पिता की तरह और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें। तब रॉकी कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, मैं किसी को ट्रेन नहीं करता और अब बॉक्सिंग से मेरा दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। तब क्रीड पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस मैच में कौन जीता था, आपके और
अपोलो में, क्योंकि अब मैं कोई अनजान नहीं हूँ, हम दोनों परिवार की तरह हैं। तब रॉकी कहता है कि उस मैच को अपोलो जीता था। और इन बातों को सुनने के बाद अब क्रीड यहाँ से चला जाता है। और जब रात में वो अपने अपार्टमेंट में होता है तब उसे बहुत ही तेज आवाजें सुनाई पड़ती है और वो भागता हुआ नीचे आता है। और जब वो दरवाजा खटखटाता है तब अंदर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है बियांका। और बियांका को देखते ही क्रीड उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि म्यूजिक थोड़ा धीमा कर लो। तो बियांका कहती है कि ठीक है। तब अगले दिन क्रीड पहुंचता है मिकी के जिम में, लेकिन मिकी के जिम को अब किसी और ने टेक ओवर कर लिया है। और जब क्रीड वहाँ पे जाता है तब कोई भी उसे ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम ऐसे ही आ सकते हो और जैसे बाकी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लियो नाम का एक लड़का होता है और यहाँ का ट्रेनर दिन भर उसे ही सिखाते रहता है कि कोई यहाँ का चैंपियन है और क्रीड उसे ही देखते रहता है और देख देख कर सीखते रहता है। और जब रात में क्रीड यहाँ से जाता है तभी उसे बियांका का पोस्टर नजर आता है एक होटल के बाहर। तब वो होटल के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो बियांका को गाते हुए सुनता है और उसे पता लगता है कि बियांका एक सिंगर है। इसीलिए अब क्रीड उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और अगले दिन वो फिर से पहुंचता है रॉकी के पास और जब वो गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है तब वो उसकी मदद करने लगता है। और रॉकी कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। तब क्रीड कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताएं जिससे मैं हर रोज कर सकूं, जिससे मेरा स्टेमिना और भी ज्यादा बढ़ सके। और रॉकी कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो सारी एक्सरसाइजेस बताने लगता है और क्रीड इन सारे एक्सरसाइजेस की फोटो खींचता है और यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से जाने के बाद वो मिलता है बियांका से और उसे डिनर पे चलने के लिए पूछता है और बियांका भी मान जाती है। इसीलिए दोनों जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए। इसी बीच क्रीड देखता है कि बियांका के कानों में एक हियरिंग डिवाइस है और तब बियांका बताती है कि उसे सुनने में परेशानी होती है और वो धीरे धीरे बहरी होती जा रही है और ये समस्या बहुत ही दिनों से है। इसीलिए उसे ये मशीन पहननी पड़ती है। लेकिन इस मशीन के फायदे भी हैं। जब उसे कुछ नहीं सुनना होता तब वो उसे निकाल देती है और उसे बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। और अब क्रीड की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। वो रोज जिम जाता है और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहता है, लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं सिखाता। तभी एक दिन रॉकी पहुंचता है उसी जिम में और यहाँ के सारे लोग रॉकी को जानते हैं और कोच भी। और कोच रॉकी को कहता है कि क्या तुम ट्रेनर बनना चाहते हो और अगर तुम मेरे जिम को ज्वाइन करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब रॉकी कहता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गया। तभी यहाँ पे क्रीड आता है और वो रॉकी को देखने के बाद खुश हो जाता है और वो रॉकी को अंकल कह के बुलाता है। तब यहाँ का कोच परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इसके अंकल हो। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि ये लड़का रोज ऐसे ही आता है और खुद से प्रैक्टिस करके चला जाता है। और रॉकी भी अब तक क्रीड को देख रहा था कि क्रीड कितने दिनों तक यहाँ पे टिक सकता है। और अब रॉकी को पता लग जाता है कि क्रीड के इरादे पक्के हैं। इसीलिए रॉकी क्रीड को कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपना वक्त ऐसे ही जाया करो। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अभी हम कोई भी मैच नहीं लड़ेंगे। जब तक तुम पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाओगे तब तक तुम कोई भी मैच नहीं लड़ोगे। और क्रीड भी इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए अब रॉकी क्रीड की प्रिपरेशन को शुरू कर देता है और उसकी सबसे पहली ट्रेनिंग होती है मुर्गा पकड़ने की। जैसी ट्रेनिंग मिकी ने रॉकी को दी थी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। और अब क्रीड भी मुर्गा पकड़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच क्रीड बियांका के भी नजदीक आने लगता है और बियांका को पता लग जाता है कि क्रीड भी एक फाइटर है। लेकिन बियांका को ये पता नहीं कि क्रीड कैसा फाइटर है। उसे लगता है कि क्रीड ये सिर्फ शौकिया तौर पे करता है। तभी एक दिन जब रॉकी क्रीड को ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी उस जिम का कोच आता है रॉकी के पास और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी फाइटिंग कराओ लियो के साथ। इससे लियो का अच्छा प्रैक्टिस होगा और इसे भी यहाँ के कुछ लोग जान जाएंगे और शायद तुम्हें भी पता लग जाएगा कि इस लड़के में कितना दम है। तब रॉकी कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन क्रीड इस बात को सुनने के बाद जोश में आ जाता है और वो रॉकी को मनाने लगता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ और मैं इससे फाइट लड़ना चाहता हूँ। लेकिन रॉकी मना करता है, लेकिन क्रीड उसे मना लेता है। तब रॉकी कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और अब तुम बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करोगे और हमारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। और अगर 1 महीने में तुमने अपने आप को शेप में ला लिया तब तुम इस फाइट को लड़ पाओगे और अगर तुम शेप में नहीं आए तब तुम इस फाइट को नहीं लड़ोगे। और क्रीड भी इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए अब वो रॉकी के घर ही शिफ्ट हो जाता है ताकि वो दिन भर रॉकी से ट्रेनिंग ले सके। इसीलिए अब रॉकी सुबह सुबह क्रीड को जगाता है और उसे पूरे फिलाडेल्फिया के सड़कों पे भगाता है जैसा कभी वो खुद भागा करता था। फिर जल्दी ही रॉकी क्रीड को लेकर के जाता है कुछ नए लोगों के पास और ये सारे लोग ट्रेनर हैं और अभी सब लोग बनेंगे कॉर्नर में और ये सब बहुत ही ज्यादा काबिल लोग हैं। इसीलिए ये लोग भी क्रीड को ट्रेनिंग देने लगते हैं और दिन प्रतिदिन क्रीड ऐसे ही बेहतर होते जाता है और सब इस बात को देख पाते हैं कि क्रीड बहुत ही काबिल बॉक्सर है और वो बहुत ही आगे जाने वाला है। इसीलिए सब लोग बहुत ही शिद्दत के साथ उसे सिखाते हैं और क्रीड भी शेप में आ जाता है। और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब उसकी फाइट होने वाली होती है लियो से। लेकिन फाइट से पहले लियो का कोच आता है रॉकी के पास और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये अपोलो क्रीड का बेटा है और इसने अपने फॉर्म पे जॉनसन लिखा है अपना टाइटल। तब रॉकी बताता है कि जॉनसन इसकी माँ का नाम है और वो क्रीड का टाइटल इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो अपना अलग नाम बनाना चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ। इसीलिए तुम ये बात किसी को मत बताना। और लियो का कोच भी इस बात के लिए मान जाता है और अब सारे लोग क्रीड को तैयार करने लगते हैं और क्रीड बहुत ही नर्वस नजर आता है और वो ऐसे ही पहुंचता है रिंग में और देखते ही देखते इस मैच की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्रीड अभी भी नर्वस होता है और इस चीज का लियो फायदा उठाता है और वो एक के बाद एक क्रीड पे पंचेस बरसाने लगता है और क्रीड बस बचते रहता है और क्रीड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और बीच बीच में क्रीड उसे मारने की कोशिश भी करता है लेकिन उसके सारे पंचेस मिस हो जाते हैं और लियो उसे ऐसे ही मारते रहता है।
और क्रीड को देख करके ऐसा लगता है कि वो कोई नौसिखिया है और पहला राउंड खत्म हो जाता है। तब रॉकी उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और रॉकी यहाँ पे क्रीड को जोश दिलाता है। इसीलिए अब क्रीड बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है सेकंड राउंड के लिए। और जैसे ही मैच की शुरुआत होती है वो टूट के बरसता है लियो पे। लियो भी उसे मारता है लेकिन क्रीड भी उसे मारता है क्योंकि अब क्रीड बहुत ही ज्यादा मुस्तैद हो चुका है और उसके शरीर में अलग फुर्ती है। और देखते ही देखते वो एक दमदार पंच मारता है लियो को और लियो जमीन पे गिर जाता है और ये पंच इतना दमदार होता है कि लियो नॉकआउट हो जाता है और क्रीड इस मैच को जीत जाता है। और सारे लोग इस चीज को देख करके एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जिसने इतनी आसानी से लियो को हरा दिया। और अब रॉकी भी बहुत खुश है और सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि हर जगह ये बात फैल चुकी है कि एडोनस क्रीड का बेटा है और ये काम किया है लियो के कोच ने, क्योंकि क्रीड ने लियो को हरा दिया था इसीलिए उसने इस खबर को लीक कर दिया। तभी हम अभी के लाइटवेट चैंपियन को देखते हैं जिसका नाम है कोनलन और वो अपने प्रोमोटर के साथ बैठा होता है। और कोनलन को अब रिटायरमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि वो जेल जाने वाला है। इसीलिए उसका प्रोमोटर कहता है कि तुम्हें एक आखिरी फाइट लड़नी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम अपोलो क्रीड के बेटे के साथ लड़ो, क्योंकि अपोलो क्रीड कभी हेवीवेट चैंपियन हुआ करता था और उसके बेटे को हराना बहुत बड़े सम्मान की बात होगी और इससे तुम्हें फिर से इज्जत मिल सकती है। और कोनलन भी मान जाता है। इसीलिए कोनलन का प्रोमोटर पहुंचता है रॉकी के पास और वो क्रीड को कहता है कि हम चाहते हैं कि ये कोनलन से लड़े और इसके लिए तुम लोग वक्त भी ले सकते हो और तुम क्रीड को अच्छे से तैयार कर सकते हो। और रॉकी इस बारे में सोचने लगता है। तब कोनलन का प्रोमोटर कहता है कि हमारी एक ही शर्त है कि क्रीड को जॉनसन नाम इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा क्रीड का, ताकि सबको पता लगे कि ये अपोलो क्रीड का बेटा है। और इस बात को सुनने के बाद अब क्रीड भी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि वो सोच के बताएगा। इसीलिए वो बियांका से मिलता है और उसे कहता है कि वो अपना अलग नाम बनाना चाहता है, वो अपने पिता का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तब बियांका उसे बताती है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम अपने पिता का खून हो और कोई इस चीज से भाग नहीं सकता और ये गर्व की बात है कि तुम अपोलो क्रीड के बेटे हो, इसीलिए तुम इस चीज को अपनाओ। और क्रीड भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और रॉकी भी तैयार हो जाता है क्रीड को लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए तैयार करने के लिए। इसीलिए अब क्रीड की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और क्रीड की तैयारी ऐसे ही चल रही होती है। तभी एक दिन रॉकी को उल्टियां होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। तभी लोग रॉकी को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल। उसके बाद रॉकी का यहाँ पे चेकअप होता है और रॉकी घर आ जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। लेकिन जब वो क्रीड को ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। और जब रॉकी वहाँ पहुँचता है तब डॉक्टर उसे बताती है कि रॉकी को कैंसर हो गया है और अगर जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया तब रॉकी के बचने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर अभी उसका कीमो शुरू हो गया तब उसके बचने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसकी बीमारी अभी शुरुआती दौर में है। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉकी कहता है कि मैं कीमो नहीं करवाऊंगा, मेरी पत्नी को भी ये बीमारी थी और मैं इलाज करवाता रह गया और मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। फिर भी डॉक्टर उसे बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस दे देती है और रॉकी उसे लेकर के चला जाता है जिम में और वो क्रीड को ट्रेनिंग देने लगता है। तभी क्रीड के हाथ ये सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शंस लग जाते हैं और क्रीड परेशान हो जाता है और कहता है कि आपको अभी के अभी एडमिट हो जाना चाहिए, लेकिन रॉकी मना करने लगता है। इसीलिए इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और रॉकी क्रीड को कह देता है कि तुम मेरा परिवार नहीं हो, इसलिए तुम मुझे एडवाइस नहीं दे सकते। और ये बात क्रीड को बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि आज बियांका का शो है और वहाँ जाकर के वो बियांका से बातें करने लगता है। तभी यहाँ पे एक और सिंगर आता है जो आज बियांका के साथ गाने वाला है और वो क्रीड को कहता है कि वो उसके साथ फोटो खिंचाएगा। तो जब वो फोटो खिंचा रहा होता है तब वो क्रीड के पिता का नाम लेकर उसे चिढ़ाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है। इसीलिए पुलिस वाले जल्दी ही क्रीड को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब वो पुलिस स्टेशन में होता है तभी रॉकी उससे मिलने आता है और रॉकी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत ही गलत कहा कि तुम मेरा परिवार नहीं हो, जबकि मेरे परिवार में अब सिर्फ तुम ही बचे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और सुबह सुबह क्रीड भी छूट जाता है और वो जाता है बियांका के पास। लेकिन बियांका बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो क्रीड से बात भी नहीं करना चाहती। तब क्रीड कहता है कि रॉकी को कैंसर है और हाल ही में मुझे ये बात पता लगी, तब से मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच पा रहा और उसी गुस्से में मैंने उस आदमी से लड़ाई कर ली। और बियांका को भी इन बातों के लिए अफसोस होता है, लेकिन बियांका कहती है कि अब तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो दरवाजा बंद कर लेती है। इसीलिए अब क्रीड पहुंचता है रॉकी के पास और उसे मनाने लगता है और कहता है कि मैं इस बात को अपने अंदर रख करके कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाऊंगा कि आपको कैंसर है और आप अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, इसीलिए हम दोनों ही अपने आप को तैयार करेंगे। मैं अपने आप को मैच के लिए तैयार करूंगा और आप अपने आप को इलाज के लिए तैयार करें और हम दोनों अपनी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और रॉकी भी इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए अब रॉकी का कीमो शुरू हो जाता है और क्रीड भी उसके साथ रहता है। तब रॉकी कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं तुम्हें यहीं से इंस्ट्रक्शन दूंगा कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। और क्रीड भी तैयार हो जाता है। इसीलिए अब रॉकी ऐसे ही क्रीड को ट्रेन करने लगता है। वो उसे सीढ़ियों पर चलने के लिए कहता है और इनके आसपास जितनी चीजें हैं वो क्रीड को उन्हीं सारी चीजों से ट्रेन करने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों की हालत में सुधार आने लगता है। दिन प्रतिदिन क्रीड और बेहतर होते जाता है, लेकिन जैसे जैसे रॉकी का इलाज आगे बढ़ता है हम देख पाते हैं कि रॉकी की बीमारी बढ़ रही है और उसके बीमारी का असर उसके चेहरे पे नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि रॉकी अच्छे से रिकवरी कर रहा है और दूसरी तरफ कोनलन भी अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर रहा होता है। और अब देखते ही देखते क्रीड की तैयारी पूरी हो जाती है
और वो अपने आप को अच्छे शेप में ले आता है और अब मैच की अनाउंसमेंट होने लगती है। लेकिन जब क्रीड और कुनलन मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं तभी यहाँ पे तनातनी का माहौल बन जाता है और ये दोनों यहीं पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें अलग करते हैं और अब जल्दी ही इन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। तभी रॉकी क्रीड से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है और हम देखते हैं कि बियांका मिलने आई है क्रीड से और बियांका को देखने के बाद क्रीड बहुत खुश होता है। तभी क्रीड को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है और जब वो खोलता है गिफ्ट बॉक्स को तब उसे पता लगता है कि ये बॉक्स उसकी माँ ने भेजा है और इस बॉक्स के अंदर वही ट्रंक है जिसको कभी अपोलो क्रीड ने पहना था और बाद में रॉकी ने, लेकिन इस ट्रंक के ऊपर अब जॉनसन लिखा है, यानी कि क्रीड की असली माँ का नाम। और इस ट्रंक के एक साइड पे क्रीड भी लिखा होता है, इसीलिए अब क्रीड इस ट्रंक को पहन लेता है और जाने लगता है रिंग में। लेकिन वो देखता है कि कोई भी आदमी उसके लिए नहीं चिल्ला रहा और कोई भी उसका स्वागत नहीं कर रहा। फिर भी क्रीड पहुंचता है रिंग में। तभी यहाँ पे कुनलन आता है और उसे देखते ही सारे लोग उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तकबाल करते हैं। फिर कुनलन पहुंचता है रिंग में और देखते ही देखते इस फाइट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कुनलन यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस में होता है, इसलिए वो क्रीड के ऊपर टूट करके पड़ता है और वो उसे एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है और क्रीड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। क्रीड कोशिश तो करता है लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फायदा नहीं होता, इसीलिए अब क्रीड की हालत खराब होने लगती है और ऐसे ही पहला राउंड खत्म हो जाता है। तब रॉकी एक बार फिर से जोश दिलाता है क्रीड को और क्रीड उठ खड़ा होता है और जब वो दूसरे राउंड में लड़ रहा होता है तब एक बार फिर से कुनलन उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार क्रीड भी तैयार होता है, इसीलिए वो कुनलन को एक दमदार पंच मारता है और यहाँ पे कुनलन को पहली बार दर्द का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि क्रीड इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और अब इनकी घमासान लड़ाई ऐसे ही चलने लगती है और एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलने लगता है। कभी कुनलन मारता है क्रीड को तो कभी क्रीड मारता है कुनलन को और देखते ही देखते इन दोनों की हालत खराब होने लगती है और एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलते रहता है और जब 7वां राउंड आता है तब कुनलन भारी पड़ जाता है क्रीड पे और वो उसे एक दमदार पंच मारता है और क्रीड नीचे गिर जाता है और वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता। तब कुनलन खुशियां मनाने लगता है और उसे लगता है कि वो मैच जीत गया और सबको भी यही लगता है, लेकिन अचानक क्रीड उठ करके खड़ा हो जाता है और वो फिर से तैयार होता है एक बार कुनलन का सामना करने के लिए। लेकिन अब क्रीड की बाईं आंख पे चोट लग गया है, इसीलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अब क्रीड बहुत ही ज्यादा जोश में है, इसीलिए वो कुनलन पे टूट पड़ता है और वो उस पे एक के बाद एक मुक्के बरसाते रहता है और कुनलन के पास इन मुक्कों का कोई भी जवाब नहीं होता और मेरी भी घर से इस मैच को देख रही होती है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है कि उसका बेटा इस मैच को जीत रहा है। और अब क्रीड मार मार के हालत खराब कर देता है कुनलन की और अंत में वो उसे एक दमदार पंच मारता है और कुनलन नीचे जमीन पे गिर जाता है और रेफरी ऐसे ही काउंटिंग करते रहता है और थोड़ी देर के बाद कुनलन उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन अब सारे लोग नारे लगा रहे होते हैं क्रीड का और सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्रीड के, क्योंकि क्रीड ने आज दिखा दिया है कि उसमें कितनी ताकत है। तभी इस मैच का निर्णय आता है और पता लगता है कि स्प्लिट डिसीजन के मुताबिक इस मैच को कुनलन जीत गया है। लेकिन कुनलन भी जानता है कि इस मैच का असली विजेता कौन है, इसीलिए कुनलन आता है क्रीड के पास और उसे कहता है कि तुम ही भविष्य हो लाइटवेट चैंपियनशिप का और तुम एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो। और यहाँ पे आज सारे लोग भी इस बात को मानते हैं, इसीलिए वो सब लोग क्रीड के लिए तालियां बजाते हैं और अब रॉकी भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके साथ साथ क्रीड को जितने भी लोग चाहते हैं वो सारे लोग, जैसे कि उसकी माँ और बियांका। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।